पढ़ेंगे साइंस में एक नया चैप्टर, नया कंसेप्ट, गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जब हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो सबसे पहले जानेंगे, बुआ बार बार कहते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए आते हैं तो उस चैप्टर की नाम जो दिया गया है पहले इसी को जानेंगे कि यह क्या है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ने आए, क्या है गुरुत्वाकर्षण? आप लोग इसको समझिए कि गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, तब चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा और समझ में भी आएगा। गुरुत्वाकर्षण क्या है, क्या बताएंगे? वस्तु और वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण जो होती है वह केवल आकर्षित करने का काम करती है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल है जो ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी पिंड है, जितने भी वस्तु है, उन सभी वस्तुओं में यह बल पाया जाता है। वे सभी वस्तुएं एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते रहता है। हमारी ब्रह्मांड में जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित जिस बल से करता है वह बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके किसके बीच लगता है? वस्तु और वस्तु के बीच। किसके किसके बीच? वस्तु और वस्तु के बीच। अब इसी में वस्तु वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो जाए और एक कोई अन्य वस्तु हो जाए तो उस दोनों के बीच जो बल लगेगा तो वह कहलाएगा गुरुत्व बल। क्या कहलाएगा? ऐसे हम लोग पहले जानते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को अच्छा तरह से बता दिए, एक प्रकार का आकर्षण बल है जो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं में होता है और प्रत्येक वस्तु एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का आकर्षण बल है जो प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है और वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित भी करते रहता है। बगा यह पूरे ब्रह्मांड में एक वस्तु इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, बहुत सारे वस्तु है और इस सभी वस्तुओं में ना यह गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाएगा। सब में यह इसको अपनी ओर खींच रहा है, यह इसको खींच रहा है, यह इसको खींच रहा है, यह इसको खींच रहा है, इधर से इसको खींच रहा है, यह खींच रहा है, यह इसको खींच रहा है, यह इसको खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। मतलब सभी का सभी से रिलेशन, यहो खींच रहा है, यहो खींच रहा है, यहो खींच रहा है। मतलब सभी एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। तब बोलिए जब सब आकर्षित कर रहा है तो सब आपस में आकर के एक जगह काहे नहीं ये चिपक गया? काहे नहीं चिपक जाता है? काहे नहीं चिपक जाता है? तो इसलिए नहीं चिपक पाता है कि सभी के पास ना गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। जितना बल से यह वस्तु इसको अपनी तरफ खींच रहा है उतना ही बल से यह वस्तु इसे भी अपनी तरफ से खींच रहा है। तो दोनों तरफ से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान बराबर होता है, मतलब संतुलित बल कार्य करता है। जितने भी ब्रह्मांड में पिंड है उन सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित रूप से कार्य करता है, जिसके कारण एक वस्तु दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींच पाता। अब ऊपर में कोई फल लगा हो, पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचता है, तो उस फल और पृथ्वी के बीच लगने वाले क्वेश्चन पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, तो फल का मान ज़्यादा, पृथ्वी का मान ज़्यादा, दोनों का मान बराबर, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जवाब देंगे क्या? दोनों के बीच बराबर। कोई फल ऊपर से पृथ्वी पर गिरता है तब पूछेगा कि क्यों वह फल नीचे गिरा, क्या कारण है? तो जवाब देंगे गुरुत्व बल। किस बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्व बल किसमें पाया जाता है? पृथ्वी में। और गुरुत्व बल उस फल के बल से ज़्यादा था, इसलिए यह उसे क्या किया? पृथ्वी गुरुत्व बल से अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन कह दे कि कोई फल ऊपर से पृथ्वी पर गिरता है तो उस फल और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। जितना बल गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर से लगता है उतने गुरुत्वाकर्षण बल आम के ओर से, या कोई फल हो तो फल की ओर से भी पृथ्वी पर उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान होता है।
तो दो वस्तुओं में आकर्षण बल हो और उन दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो जाए तो पृथ्वी के द्वारा दूसरे वस्तु पर लगने वाला बल कहलाएगा गुरुत्व बल। और ऐसे ब्रह्मांड में जितने सारे वस्तु हैं, जितने सारे पिंड हैं, उन सभी पिंडों के बीच आपस में जो बल लगता है वह बल कहलाता है, वह बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। सुनिए, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच भी लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी लगता है। इधर में बुआ सूर्य हो गया, यहाँ पर चंद्रमा हो गया, यहाँ पर पृथ्वी हो गया। अच्छा से ध्यान देंगे, यह क्या हो गया सूर्य, यह हो गया चंद्रमा, यहाँ हो गया पृथ्वी। गुरुत्वाकर्षण बल सभी तीनों के बीच आपस में लगता है। यह इसे अपनी तरफ खींच रहा है, यह इसे अपनी तरफ खींच रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर से इधर भी लग रहा है, इधर से इधर भी बल लग रहा है और इधर से इधर भी बल लग रहा है। अब सुनिए, यदि पृथ्वी से सूर्य की ओर जो बल लग रहा है तो यहाँ सूर्य से लेकर के पृथ्वी के बीच का जो दूरी होगा यह क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। दूरी को हम लोग क्या चीज से सूचित किए थे, त्रिज्या से। इधर में चंद्रमा और इधर में पृथ्वी है तो यह दोनों की त्रिज्या इतनी होगी। बढ़िया से ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट बढ़िया है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान किसका अधिक होगा, सूर्य से पृथ्वी पर और चंद्रमा से पृथ्वी पर। गुरुत्वाकर्षण बल का मान किसका अधिक होगा, सूर्य का कि चंद्रमा का? पृथ्वी को दोनों खींच रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान किसका अधिक होगा, सूर्य का। बोलो बोगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक लगेगा चंद्रमा की ओर से, सूर्य की ओर से नहीं। अब बताइए कि क्या है, तो यहाँ पर त्रिज्या का मान कम है, यह जो है इससे कम होगा, इसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी और इसकी त्रिज्या कम होगी। तो जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। अब सोचने वाला बात है बुआ, बल का मान जब हम लोग निकालेंगे तो बल का मान निकलेगा, यदि यहाँ आर का मान छोटा होगा तो ऊपर के कैलकुलेशन में कोई छोटा अंक से भाग देंगे तो भागफल ज़्यादा होगा, और ऊपर के कैलकुलेशन में कोई बड़ा अंक से भाग देंगे तो भागफल कम हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है आपको? देखिए, ऊपर के कैलकुलेशन को मान लेते हैं 5 गुना 4 गुना 3, 5 चौका 20 तिहाई, और नीचे के कैलकुलेशन में हम मान लिए 2 का स्क्वायर कर दिए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। कितना होगा? अब 4 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो यह कितना हो गया, 60। 60 को 4 से भाग कर रहे तो कितना आया, भागफल 15। यदि हम इसको बल समझ करके लगाए तो बल बराबर कितना आ गया, 15। अब यहाँ पर इस त्रिज्या को हम बढ़ा दे, मतलब ऊपर में 5 गुना 4 गुना 3 रख करके नीचा में त्रिज्या का मान 2 से बढ़ा करके 3 4 कर देंगे। अब 2 से बढ़ा करके 3 कर दिए तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ऊपर क्या था, 60, क्या है 60। 60 के 9 से भाग करेंगे लगभग 6 दशमलव कुछ आया। तो देखिए, तो बल का मान कम गया पहले की अपेक्षा से कि बल का मान बढ़ गया? अच्छा, तो त्रिज्या ज़्यादा होने से बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और त्रिज्या का मान कम होने से बल का मान अधिक हो रहा है। तो यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी से कम दूरी पर चंद्रमा है और पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर सूर्य हो, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल यदि पृथ्वी पर लग रहा हो तो फिर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर ज़्यादा प्रभावकारी होगा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा प्रभावकारी होगा? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट हम लोग देखें कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वह निर्भर करेगा त्रिज्या पर। किस पर निर्भर करेगा? त्रिज्या के मान कम होने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, त्रिज्या के मान ज़्यादा होने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा।
कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग मुख्य रूप से जाने क्या, गुरुत्वाकर्षण। अब आगे देखिए, जब गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी लिए, तो अब यह जानेंगे कि इस गुरुत्वाकर्षण की संकल्पना किसने किया था, किसने गुरुत्वाकर्षण शब्द दिया, किसने गुरुत्वाकर्षण को बताया, किसने यह बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं सभी में गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कार्य करता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण की संकल्पना किसने दिया। मुख्य बात अब हम लोग जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के संकल्पना किसने दिया था। तो इटली के एक महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो। इटली के एक महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो। गैलीलियो ने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की संकल्पना की और बताया कि ब्रह्मांड में जितने सारे वस्तु हैं सभी एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते रहता है। यह बात सबसे पहले किसने बताए थे, गैलीलियो। कहाँ के वैज्ञानिक, इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने गुरुत्वाकर्षण की संकल्पना सबसे पहले की। एक धर्मगुरु थे पोप, धर्मगुरु पोप थे। इनका कहना था बुआ क्या, इनका मानना था कि ब्रह्मांड में ना जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक पिंड होगा ब्रह्मांड का, यह स्थिर है और यह जो सूर्य है यह घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। ये अपना इसका एक अक्ष है और इस अक्ष पर सूरज घूम रहा है। अब पृथ्वी जो है एक जगह पर क्या है, स्थिर है। धर्मगुरु पोप का यह मानना था। बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आए, निकोलस कॉपरनिकस। कौन, निकोलस कॉपरनिकस। देखिए ध्यान से सुनिए, निकोलस कॉपरनिकस ने जस्ट इनकी जो कथन था इसके विपरीत में बता। इनका कहना था कि जो सूरज है यह एक बिंदु पर स्थिर है और यह जो पृथ्वी है यह पृथ्वी ही क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, इस तरह से घूम रहा। निकोलस कॉपरनिकस ने क्या बताया कि सूर्य एक बिंदु पर स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी के घूमने के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, निकोलस कॉपरनिकस ने। धर्मगुरु पोप का मानना क्या था, इनका कहना क्या था, पृथ्वी एक बिंदु पर स्थित है और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। फिर बाद में एक और वैज्ञानिक आ गए, जॉन केपलर ने क्या किए, कॉपरनिकस की बातों को साबित किए। इन्हें ऐसा पता चला कि कॉपरनिकस सही बात बताए हैं कि सूरज एक बिंदु पर स्थित है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और एक कुछ नई बात है, यह और बताए, ये क्या बताएं कि केवल पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड में उपस्थित बहुत सारे ग्रह जो है वे सभी के सभी गति करता है। और गति करता है तो कहाँ, सूर्य को केंद्र मान करके इसके चारों तरफ गति करता है। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने सारे पिंड है वे सभी के सभी सूर्य को केंद्र मान करके उसके चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है। और इससे संबंधित केपलर ने ग्रहों के गति के बारे में 3 नियम दे दिए। ग्रहों के गति के बारे में 3 नियम दिए। केपलर के ग्रह गति संबंधित जो नियम था उसमें पहला नियम क्या बताया गया था कि ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं वे सभी के सभी सूर्य को केंद्र मान करके उसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है, यानी सूर्य की परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। जॉन केपलर का पहला गति नियम।
क्वेश्चन एक आ गया यहाँ से कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन केपलर। तो ग्रह के गति से संबंधित जॉन केपलर कितने नियम दिए थे? 3। पहला नियम में क्या बताए थे? ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ग्रह सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। यह ग्रहों से संबंधित, ग्रह के गति से संबंधित उन्होंने पहला गति नियम दिए। जॉन केपलर ने ग्रह के पहला गति नियम दिया। अब दूसरा गति नियम में क्या बताए थे? सभी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। 1 घंटा में यह जितना दूरी तय किया तो यहाँ पर इतना क्षेत्र को तय किया। 1 घंटा में यह जो दूरी तय किया है तो यह यहाँ से इतना क्षेत्र को कवर किया। तो यही बात को बताया गया कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्र तय करता। उसके बाद तीसरा नियम दिए। तो तीसरे नियम में बताए क्या कि यह जो त्रिज्या अभी हम आपको बनाए थे, एक यह त्रिज्या, अलग अलग त्रिज्या जो बनाए थे, तो यह सब त्रिज्या हो गई और सूर्य से यह ग्रह के बीच की दूरी हो गई। और यहाँ से यदि चलना कोई ग्रह शुरू करता है तो अपने अक्ष पर जहाँ से चलना शुरू किया वहाँ तक पहुँच गया तो एक चक्कर लगा लिया, और उस चक्कर को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। ग्रहों के द्वारा उसके अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वह समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह के औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। कोई ग्रह यहाँ पर है या सूर्य यहाँ पर है तो दोनों के बीच की दूरी यही ना होगी, और यह दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी, r। अब केपलर ने अपने तीसरे ग्रहों से संबंधित गति का जो नियम दिए थे उस तीसरे नियम में बताए कि ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह से सूर्य के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, अर्थात t² समानुपाती होगा r³। तो इस तरह से केपलर के ग्रहों के गति नियम को भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग को बढ़िया से फिर से देखना है कि गुरुत्वाकर्षण की संकल्पना तो किए थे गैलीलियो साहब, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बढ़िया से विस्तार पूर्वक जो हम लोग को पढ़ने के लिए जो मिला, इसका जो विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का जो साधन हम लोग को प्राप्त हुआ, वह साधन किसने दिया? न्यूटन साहब ने। किसने दिया? न्यूटन साहब। तो अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे न्यूटन की सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में। आज की क्लास को रोक देते हैं यहाँ।